तो चलिए आज समझते हैं कि एक ऐसी जमीन जहां सैकड़ों भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां थीं, वो कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक बनी। ये कहानी है भारत के एक राष्ट्र बनने की। असल में यही सवाल हमें उन ताकतों को समझने में मदद करेगा जिन्होंने एक साझा दुश्मन के खिलाफ पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट कर दिया। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं ना, वो असल में औपनिवेशिक शासन के एक कॉमन एक्सपीरियंस से जुड़ी हैं। ये सिर्फ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक साझा पहचान बनाने की जिद थी। पर सवाल ये है कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस दबे हुए गुस्से को एक धधकती आग में बदल दिया। इसकी शुरुआत हुई एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से। हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध ने भारतीय लोगों पर जबरदस्त बोझ डाल दिया। अंग्रेजों ने अपना डिफेंस खर्च पूरा करने के लिए नए नए टैक्स लगा दिए। चीजों की कीमतें आसमान छूने लगीं। और तो और गांवों से नौजवानों की जबरन भर्ती ने गुस्से को और भड़का दिया। कह सकते हैं कि एक बड़े जन आंदोलन के लिए जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। और इस सबकी जो इंसानी कीमत थी वो तो चौंकाने वाली थी। अकाल और महामारी की वजह से एक अनुमान के मुताबिक करीब 1.2 से 1.3 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब बदलाव लाना ही होगा। तो जब चारों तरफ ऐसी मायूसी और गुस्सा था, तब एक नए लीडर की एंट्री होती है जो अपने साथ एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया लेकर आए जिसने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। ये लीडर थे महात्मा गांधी, और वो अपने साथ एक बिल्कुल नया विचार लेकर आए, सत्याग्रह। उनका मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच्चाई के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, तो आपको जालिम से लड़ने के लिए शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई कमजोरों का हथियार नहीं था, बल्कि ये अन्याय के खिलाफ एक बहुत ही एक्टिव, नैतिक और ताकतवर तरीका था जो लोगों की अंदरूनी शक्ति पर आधारित था। और ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने यह आइडिया सीधा पूरे देश पर लागू कर दिया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने पहले से चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसी जगहों पर छोटे स्तर पर आजमाया। ये स्थानीय संघर्ष एक तरह से बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सफल ट्रायल साबित हुए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी जीत थीं, इन्होंने कैसे देश के पहले बड़े नेशनल मूवमेंट्स की जमीन तैयार की। अब जैसे जैसे लोगों का विरोध बढ़ रहा था, ब्रिटिश सरकार का दमन भी बढ़ रहा था, और इसी का नतीजा था रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून, जिसने सचमुच आग में घी डालने का काम किया। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार एक टर्निंग पॉइंट था। उस एक घटना ने पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया, और अब एक और भी ज्यादा मजबूत और एकजुट जवाब की मांग उठने लगी। इसी माहौल में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, और इसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से स्वराज की मांग को खिलाफत के मुद्दे से जोड़ दिया, ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर लड़ सकें। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, स्वराज का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। अगर अवध के किसानों के लिए इसका मतलब ज्यादा लगान से आज़ादी था, तो वहीं गुडेम हिल्स के आदिवासियों ने इसे अपने पारंपरिक अधिकार वापस पाने का जरिया समझा, जिसके लिए उन्होंने हथियार तक उठा लिए। अब आंदोलन एक नए फेज में जा रहा था। अब बात सिर्फ ज्यादा अधिकारों की नहीं थी, बल्कि अब मांग थी पूरी आज़ादी की, पूर्ण स्वतंत्रता की। ये एक बहुत बड़ी, एक रैडिकल घोषणा थी। अब लक्ष्य बिल्कुल साफ था, अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह से आज़ादी हासिल करना। इस नई लड़ाई को शुरू करने के लिए एक सिंबल चाहिए था, एक ऐसा सिंबल जो हर किसी से जुड़े। तो गांधी जी ने क्या चुना? नमक। एक ऐसी चीज जो हर भारतीय की जरूरत थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च भी कहते हैं, अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। ये सिर्फ नमक बनाने का काम नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के बनाए कानूनों की सीधी अवहेलना थी। एक सरल से काम ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया और ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। अच्छा, हम इतनी देर से आंदोलन और लोगों की बात कर रहे हैं, पर ये लोग असल में थे कौन, और क्या सभी लोग एक ही वजह से इस लड़ाई में शामिल हो रहे थे? अगर हम थोड़ा करीब से देखें तो पता चलता है कि हर ग्रुप की अपनी अपनी उम्मीदें और अपनी अपनी शिकायतें थीं। अमीर किसान ज्यादा लगान से परेशान थे, तो व्यापारी विदेशी सामान से अपने व्यापार को बचाना चाहते थे।
तो ये जो एकजुट आंदोलन था ना, असल में ये कई अलग अलग आवाज़ों का एक कोरस। पर इस एकता की अपनी सीमाएं भी थीं। ये जानना भी बहुत जरूरी है। आंदोलन को दलितों और मुसलमानों जैसे बड़े समुदायों को पूरी तरह अपने साथ जोड़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनकी अपनी अलग चिंताएं और अपनी मांगें थीं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में ये समझते हैं कि आखिर एक देश सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों से तो नहीं बनता, तो वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने एक कलेक्टिव पहचान, एक हम की भावना पैदा की। राजनीतिक संघर्षों के साथ साथ संस्कृति का भी इस्तेमाल किया गया। राष्ट्र का आइडिया काफी एब्स्ट्रैक्ट होता है ना? तो उसे एक शक्ल दी गई, भारत माता की शक्ल में। इससे लोगों को राष्ट्र के विचार से भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिली। और सिर्फ भारत माता ही नहीं, लोक कथाएं, गीत और सबसे बढ़कर तिरंगा झंडा, जिसके बीच में चरखा था, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, इन सभी ने मिलकर एक कहानी गढ़ी, एक साझा राष्ट्र की कहानी। ये पूरा इतिहास हमें यही दिखाता है कि एक राष्ट्रीय पहचान बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये बहस, संघर्ष और कहानी कहने की एक